जय हिंद बच्चों। आज हम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो युग में हैं, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जिसका इन्वेंशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से इसमें जो गति आई है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे आसपास सब तरफ है। रोज़ाना की जो एप्लीकेशन की चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ये सब बैटरी से चलती हैं। इवन हमारी ज़िंदगी भी बैटरी की मदद से चलती है। क्या जानते हैं आप कैसे? जब हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो एक्स्ट्रा पेस मेकर लगाया जाता है हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, वो भी बैटरी से चलती है। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? आप लोग इसको रोज़ ही देखते होंगे। आपकी मम्मी आपके टिफ़िन में ये एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देती होंगी और उसके बाद आप यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो क्या ये इतना सस्ता है? अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम और गोल्ड, इसमें से ज़्यादा कॉस्टलियर कौन सा है, कौन सा महंगा है, तो आप बोलेंगे गोल्ड। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था, नेपोलियन के समय पे, जब एल्यूमिनियम गोल्ड से ज़्यादा महंगा था? ऐसा क्यों है आप जान सकते हैं? और अब क्यों नहीं है? उस समय ऐसा क्यों था? उस समय ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हमारे लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन ईजी हो गया है और एल्यूमिनियम को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ईजीली अवेलेबल हो गया है, इसलिए वो चीपर हो गया है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी पहले। तो सबसे पहला जो टर्म है वो स्पॉन्टेनियस या स्वतः। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले जाना चाहूँगी। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं जो झरने ऊपर से लेकर नीचे बहते रहते हैं, आसानी से वो अपने आप बहते रहते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, इसलिए स्वतः होती रहती है ये प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया को जो अपने आप होती रहती हैं, उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और जो दूसरे टाइप का प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहें कि हमारे घर के में जो छत पे टंकी रखी है उसमें हमें पानी चढ़ाना हो, तो क्या वो अपने आप चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ेगी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन है। तो ऐसे केसेस को कर तो सकते हैं, पॉसिबल है ये। कैसे पॉसिबल है? आप जब इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसकी सहायता से हम इसको पानी को पंप कर सकते हैं ऊपर। तो क्या हुआ इस केस में? ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट नहीं हुई, इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और यही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर जो प्रोसेस होती है उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अब आगे और जो टर्म्स यूज़ होंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर, उसको देखते हैं अपन कैसे है। सबसे पहले जो टर्म यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो ऑक्सीडेशन, या हिंदी में हम इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एक्चुअली ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो जिंक का एनोड यूज़ किया जाता है, वहाँ पर जिंक जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक के 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। तो दो चीज़ों पे ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा गेन इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी या विद्युत धनात्मक आवेश का बढ़ना। अब दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें कि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन या अपचयन, होता क्या है? अपचयन में इसका रिवर्स होता है ऑक्सीकरण का, जिसमें कि
यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कॉपर के जो आयंस हैं 2+ आयंस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक ने दिया था, लूज़ किया था, उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऐसे रिएक्शंस को जिसमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और ये सारे सेल्स में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे क्योंकि वही बेस है इसका। अगला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हम इसे हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव भी बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक हाफ सेल लिया है जिंक का एनोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का है और ये एनोड है, और एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाद यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ये जिंक का इलेक्ट्रोड डिप है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो ये जिंक के आयंस, जिंक मेटल से जिंक के आयंस निकलकर, ये Zn2+ आप देख रहे हैं, ये निकलकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं। और जब ये सॉल्यूशन में आ रहे हैं तो अपने पीछे इलेक्ट्रॉन्स को एनोड पर छोड़ दे रहे हैं, और जितने यहाँ पर जिंक 2+ के आयन सॉल्यूशन में आते जाएंगे उतने 2-2 इलेक्ट्रॉन हर एटम छोड़ता जाएगा, और इस तरह से एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये नेगेटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज था इसका पहले, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हम जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे थे, जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स में और जो घर में सजावट की वस्तुएं होती है उन पे भी यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। और जो मेजर जो इसका यूज़ है इलेक्ट्रोलिसिस का वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए जिसमें कि एक ही वेसल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है एक एनोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि NaCl का यहाँ पर यूज़ हुआ है। क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसलिए इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम बैटरीज के हेल्प से दोनों कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर देंगे और इसमें एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। और NaCl के जो आयंस हैं, NaCl आयनाइज हो जाएगा सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। जो क्लोराइड आयन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर एनोड की रिएक्शन इस तरह से होगी, एनोड पर क्लोराइड के आयंस जा रहे हैं और वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। और कैथोड और ये जो रिएक्शन होगी एनोड पे ये ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दूसरे केस में जब कैथोड में सोडियम के जो आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और वो कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो ये वहाँ पर मूव करेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इसलिए, और सोडियम मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन या अपचयन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस था। अब इस पे जो मेटल की रिफाइनिंग है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे डिपेंड करती है ये हम देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की या रिफाइनिंग की, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। तो इसमें जो प्योर मेटल होता है, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करें तो जो प्योर मेटल होता है वो उसका एनोड फॉर्म कर लेते हैं और जिस मेटल पे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसका कैथोड बना लिया जाता है। और जब इसमें सेम प्रोसीजर से जब इसमें एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो जिस इलेक्ट्रोलाइट में ये डूबा हुआ है वो आयनाइज हो जाता है और इसमें जो एनोड है, एनोड क्योंकि प्योर मेटल का था
तो प्योर मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं हम, तो सिल्वर से Ag के प्लस आयन्स सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर सिल्वर के आयन्स आते जाएंगे और हमें इस पे यहाँ पर जो मेटल है जिस पे कि हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो क्योंकि उस पर नेगेटिवली चार्ज है तो ये सिल्वर के जो आयन्स हैं ये इसके ऊपर मूव करेंगे और जाकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और सिल्वर इस पे इस तरह से कोट हो जाएगा, तो सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल भी इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड था। अब हम रिफाइनिंग की बात करते हैं, किस तरह से मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो सिल्वर का केस ले लें हम, अगर सिल्वर को हमें प्योर करना है तो जो इम्प्योर सिल्वर है उसकी रॉड यहाँ पर एज ए एनोड ले लेंगे, एनोड की तरह ले लेंगे, और जो प्योर है उसको हम कैथोड मान लेंगे। तो सेम तरीके से इसमें से सिल्वर आयन्स आयनाइज होने पर सिल्वर के जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं ये सॉल्यूशन में आ गए थे। अब यहाँ सर क्योंकि जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये सिल्वर के आयन्स वहाँ पर मूव करेंगे और वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और सिल्वर मेटल फॉर्म करके उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में धीरे धीरे ये जो प्योर मेटल है ये मोटा होता जाएगा और जो इम्प्योर मेटल है वो पतला होता जाएगा, क्योंकि प्योर सिल्वर निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है और लास्ट में इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर नीचे आ जाएंगी एनोड मड के फॉर्म में। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे बेस्ड है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसे हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं और डैनियल सेल भी बोलते हैं, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। तो ये जो सेल है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें जो अभिक्रिया होती रहती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो किस तरह से होती है आइए देखते हैं। यहाँ पर दो हाफ सेल्स लिए जाते हैं, अलग अलग दो कंटेनर्स हैं। एक जो है एनोड है जिंक का, जिसमें कि जिंक का इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में वो डिप्ड है, और दूसरे केस में कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। ये जो बना है ये इस तरह से जो फॉर्म हुआ है इसे कॉपर का कैथोड बोलते हैं। अब इसमें कैसे रिएक्शंस होते हैं ये हम देखते हैं। ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इसमें क्योंकि एनोड है, ये एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो मेटल का जिंक मेटल की जो रॉड है इसमें से Zn2 के आयन्स निकलकर सॉल्यूशन में आने लगते हैं। सॉल्यूशन का है ZnSO4 का, और यहाँ पर जब ये निकल के बाहर आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स पे नेगेटिव चार्ज छोड़ देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर कैथोड तक पहुँच जाते हैं। और जब ये कैथोड पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Cu2+ के आयन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ मूव करने लगते हैं, और वहाँ जाकर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ देर तो ये रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, दोनों सेल्स की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पर Zn2+ आयन्स निकल के आ गए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और यहाँ पर कॉपर 2+ के आयन्स जाकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से इस पे सिर्फ नेगेटिवली चार्ज सल्फेट के आयन्स बचे हुए हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए और फिर करंट फ्लो होता रहे उसके लिए हमने इसमें एक इंट्रोड्यूस किया है एक स्ट्रक्चर जो कि सॉल्ट ब्रिज कहलाता है।
सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक यू शेप का ट्यूब है जिसके अंदर अगर अगर का पेस्ट भरा हुआ है और उसके साथ एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO3 कुछ भी हो सकता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो अब ये किस तरह से कार्य करता है देखते हैं। जब यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए हैं ज़्यादा सॉल्यूशन में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए KCl में से क्लोराइड आयंस यहाँ पे आएंगे और ये Zn2+ आयंस को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है तो इसको बैलेंस करने के लिए KCl में से पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम के आएंगे और सल्फेट को बैलेंस कर देंगे। इस तरह से दोनों जगह न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों केस में जो न्यूट्रल नहीं रह गया था ये, उसको सॉल्ट ब्रिज ने बैलेंस कर दिया है और अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस होने लगता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। इस तरह से ये सेल वर्क करता है। हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है और ये जो दो हाफ सेल्स हैं इनकी जो रिएक्शंस होती है इनको हाफ सेल रिएक्शंस बोलते हैं। जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है जिंक Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जो कैथोड है, कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2+ के आयन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कॉपर मेटल में रिड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इसमें रेड ऑक्स रिएक्शंस चलती रहती हैं और रेड ऑक्स रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, इसलिए इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इसमें केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्चों आज हमने 2 प्रिंसिपल्स मेनली पढ़े, कौन कौन से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था वो एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स उसमें यूज़ हुए थे, एक ही कंटेनर था और एक इलेक्ट्रोलाइट था और उसमें 2 इलेक्ट्रोड थे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या डैनियल सेल में हमने देखा कि 2 कंटेनर्स अलग अलग कैथोड और एनोड यूज़ हुए थे। एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और उसमें कॉपर की रॉड डिप थी, दूसरे में क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड था और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। जो इस तरह से फॉर्म हुआ था हाफ सेल, वो एनोड था और दोनों को कनेक्ट किया था हमने हाफ सॉल्ट ब्रिज से। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।